अध्याय 16। रात के अंधेरे में जब वानरों के टार्ज़न को यह एहसास हुआ कि वो मगरमच्छ के विशाल जबड़े की गिरफ्त में है, तो उसने, जैसा कि एक सामान्य मनुष्य करता, सारी उम्मीदें नहीं छोड़ी और अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठ गया। इसके बजाय उसने अपने फेफड़ों में हवा भरी, इससे पहले कि विशाल सरीसृप उसे पानी की सतह के नीचे खींच ले, और फिर अपनी विशाल मांसपेशियों की पूरी ताकत के साथ स्वतंत्रता के लिए कड़ा संघर्ष किया। लेकिन अपने मूल स्वभाव से बाहर बंदर आदमी इतना अधिक विकलांग था कि वह राक्षस को और अधिक गति के लिए उत्तेजित करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अपने शिकार को पानी के माध्यम से तेजी से खींच रहा था। टार्ज़न के फेफड़े शुद्ध ताज़ी हवा की सांस के लिए फट रहे थे। उसे पता था कि वह बस एक पल और बच सकता है, और अपनी पीड़ा के आखिरी दौर में उसने अपनी मौत का बदला लेने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, किया। उसका शरीर उसके अपहरणकर्ता के चिकने शव के बगल में पड़ा था, और कठोर कवच में कपिमानव ने अपना पत्थर का चाकू घोंपने का प्रयास किया, क्योंकि उसे उस प्राणी की भयावह मांद की ओर ले जाया जा रहा था। उसके प्रयासों से मगरमच्छ की गति और बढ़ गई, और जैसे ही बंदर आदमी को एहसास हुआ कि वह अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच गया है, उसने महसूस किया कि उसका शरीर कीचड़ से भरे बिस्तर पर घसीटा जा रहा है और उसके नथुने पानी की सतह से ऊपर उठ गए हैं। उसके चारों ओर गड्ढे का कालापन था, कब्र का सन्नाटा। एक पल के लिए वानरों का टार्ज़न उस चिपचिपे, बदबूदार बिस्तर पर सांस लेने के लिए हौंफता रहा जिस पर जानवर ने उसे उठाया था। अपने बगल में वह प्राणी के कोट की ठंडी, सख्त प्लेटों को ऊपर नीचे होते हुए महसूस कर सकता था, मानो वह सांस लेने के लिए ऐंठ रहा हो। कई मिनट तक दोनों ऐसे ही लेटे रहे, और फिर अचानक उस विशालकाय शव में ऐंठन हुई, एक कंपन हुआ और एक अकड़न आई, जिससे टार्ज़न मगरमच्छ के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि जानवर मर चुका था। पतले चाकू ने पपड़ीदार कवच में एक कमजोर जगह ढूंढ ली थी। लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, बंदर आदमी ने बदबूदार, कीचड़ भरे मांद को टटोला। उसने पाया कि वह एक भूमिगत कक्ष में कैद था जो इतना बड़ा था कि उसमें 1 दर्जन या उससे ज्यादा विशाल जानवर रह सकते थे, जैसे कि वह जानवर जिसने उसे वहां खींचकर लाया था। उसे एहसास हुआ कि वह नदी के किनारे दूर उस जीव के छिपे हुए घोंसले में था, और निस्संदेह प्रवेश या निकास का एकमात्र रास्ता उस डूबे हुए छेद से होकर ही था, जिससे होकर मगरमच्छ उसे लेकर आया था। बेशक उसका पहला विचार भागने का था, लेकिन वह नदी की सतह तक और फिर किनारे तक पहुंच सकता था, ये बहुत ही असंभव लग रहा था। मार्ग के बीच में मोड़ और घुमावदार रास्ते हो सकते थे, या सबसे ज्यादा डर ये था कि बाहर की ओर जाते समय उसे रिट्रीट के किसी और घिनौने निवासी से भी सामना हो सकता था। अगर वह सुरक्षित रूप से नदी तक पहुंच भी जाता, तो भी उस पर फिर से हमला होने का खतरा बना रहता, इससे पहले कि वह सुरक्षित रूप से उतर पाता। फिर भी कोई विकल्प नहीं था, और अपने फेफड़ों को कक्ष की बंद और बदबूदार हवा से भरते हुए वानरों का टार्ज़न उस अंधेरे और पानी से भरे छेद में कूद गया, जिसे वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने पैरों और टांगों से टटोलकर ढूंढ लिया था। मगरमच्छ के जबड़े में फंसा हुआ पैर बुरी तरह से कट गया था, लेकिन हड्डी नहीं टूटी थी, न ही मांसपेशियां या टेंडन इतने घायल थे कि वह बेकार हो जाए। उसे बहुत दर्द हो रहा था, बस इतना ही। लेकिन वानरों का टार्ज़न दर्द सहने का आदी था, और जब उसने पाया कि राक्षस के तीखे दांतों से उसके पैरों के उपयोग में कोई खास बाधा नहीं आ रही है, तो उसने इस बारे में और अधिक नहीं सोचा। वह तेजी से रेंगता हुआ और तैरता हुआ उस रास्ते से गुजरा जो नीचे की ओर झुका हुआ था और अंत में ऊपर की ओर जाकर नदी के तल में खुलता था, लेकिन किनारे से कुछ फीट की दूरी पर। जैसे ही बंदर आदमी पानी की सतह पर पहुंचा, उसने 2 बड़े मगरमच्छों के सिर देखे, लेकिन उससे थोड़ी ही दूरी पर। वे तेजी से उसकी दिशा में बढ़ रहे थे, और एक अलौकिक प्रयास के साथ आदमी ने पास के एक पेड़ की लटकती शाखाओं पर हमला किया। नहीं, वह एक पल भी जल्दी में था, क्योंकि जैसे ही वह खुद को शाखा की सुरक्षा में खींच पाया, 2 मुंह उसके नीचे जहरीले ढंग से फट पड़े। कुछ मिनटों के लिए टार्ज़न उस पेड़ पर आराम करता रहा जो उसके उद्धार का साधन साबित हुआ था। उसकी आंखें नदी के नीचे की ओर जहां तक टेढ़े मेढ़े चैनल की अनुमति थी,
स्कैन करती रहीं, लेकिन रूसी या उसके डगआउट का कोई निशान नहीं था। जब उसने आराम किया और अपने घायल पैर को बांधा तो वो बहते हुए डोंगी का पीछा करने लगा। उसने खुद को नदी के उस पार पाया जहां से वह धारा में आया था, लेकिन चूंकि उसका शिकार पानी की गोद में था, इसलिए बंदर आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह किस तरफ से उसका पीछा करता है। उसे बहुत निराशा हुई जब उसने पाया कि उसका पैर जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गया था, और यह स्थिति उसकी प्रगति में गंभीर रूप से बाधा डाल रही थी। वो जमीन पर चलने की तुलना में बहुत मुश्किल से ही तेजी से आगे बढ़ सकता था, और पेड़ों पर उसने पाया कि यह न केवल उसकी प्रगति में बाधा डालता था, बल्कि यात्रा को स्पष्ट रूप से खतरनाक बनाता था। बूढ़ी नीग्रो तंबुजा से टार्जन ने एक सुझाव प्राप्त किया था जिसने अब उसके मन को संदेह और आशंकाओं से भर दिया था। जब बूढ़ी औरत ने उसे बच्चे की मौत के बारे में बताया था, तो उसने ये भी कहा था कि श्वेत महिला, हालांकि दुखी थी, ने उसे बताया था कि बच्चा उसका नहीं था। टार्जन को यह मानने का कोई कारण नहीं दिख रहा था कि जेन ने अपनी या बच्चे की पहचान से इनकार करना उचित समझा होगा। इस मामले पर वो केवल यही स्पष्टीकरण दे सकता था कि आखिरकार जो श्वेत महिला उसके बेटे और स्वीडिश के साथ जंगल के दुर्गम क्षेत्र में गई थी, वह जेन थी ही नहीं। जितना अधिक वह इस समस्या पर विचार करता, उतना ही अधिक उसे विश्वास हो जाता कि उसका बेटा मर चुका है और उसकी पत्नी अभी भी लंदन में सुरक्षित है, तथा उसे इस बात का पता नहीं है कि उसके पहले बच्चे का कितना भयानक दुर्भाग्य हुआ है। आखिरकार रोकोव के भयावह ताने की उसकी व्याख्या गलत थी, और वो बेवजह दोहरी आशंका का बोझ उठा रहा था। कम से कम बंदर आदमी ने तो यही सोचा। इस विश्वास से उसे अपने छोटे बेटे की मौत के कारण उस स्तब्ध कर देने वाले दुख से थोड़ी राहत मिली। और ऐसी मौत, यहाँ तक कि वह जंगली जानवर जो असली टार्जन था, जो भयानक जंगल की पीड़ा और भयावहता से अभ्यस्त था, उस भयानक भाग्य के बारे में सोचकर कांप उठा जो उस मासूम बच्चे के साथ हुआ था। जैसे जैसे वह दर्दनाक तरीके से तट की ओर बढ़ रहा था, उसने अपने मन को लगातार उन भयानक अपराधों के बारे में सोचने दिया जो रूसी ने उसके प्रियजनों के खिलाफ किए थे, कि उसके माथे पर बड़ा निशान उस चमकीले लाल रंग में लगभग लगातार दिखाई दे रहा था जो उस आदमी के सबसे निर्दयी और पाशविक क्रोध की भावनाओं को दर्शाता था। कई बार वो खुद भी चौंक जाता था और जंगल के छोटे जानवरों को अपने छिपने के स्थानों पर भागने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि उसके गले से अनैच्छिक गर्जना और गुर्राहट निकलती थी। क्या वह रूसी पर अपना हाथ नहीं रख सकता था? तट की ओर जाते समय 2 बार युद्धप्रिय स्थानीय लोग उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने गांवों से भागकर आए, लेकिन जब वृषवानर की भयानक चीख उनके भयभीत कानों में पड़ी और विशाल श्वेत दैत्य ने उन पर आक्रमण किया, तो वे मुड़कर झाड़ियों में भाग गए, और जब तक वह सुरक्षित रूप से गुजर नहीं गया, तब तक उन्होंने वहां से जाने का साहस नहीं किया। यद्यपि उसकी प्रगति उस कपी मानव को अत्यंत धीमी लग रही थी, जिसकी गति की अवधारणा निम्नतर वानरों द्वारा प्राप्त मानकों पर आधारित थी, फिर भी वास्तव में वह लगभग उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था जितनी की बहती हुई डोंगी जो रोकोव को उसके आगे ले जा रही थी। इस प्रकार वह खाड़ी में पहुंच गया और समुद्र के दृश्य के भीतर पहुंच गया। ठीक उसी दिन जब अंधेरा छा गया था, उसी दिन जेन क्लेटन और रूसी ने आंतरिक भाग से अपनी उड़ानें समाप्त की थीं। काली नदी और उसके आसपास के जंगल पर अंधेरा इतना गहरा छा गया था कि टार्जन अपनी आंखों से भी जो अंधेरे के बाद बहुत काम आती थीं, अपने से कुछ गज की दूरी पर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसका विचार उस रात किनारे पर रूसी और उस महिला के संकेतों की तलाश करना था, जिसके बारे में उसे यकीन था कि वो उगाम्बी में रोकोव से पहले आई होगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि किनकेड या कोई दूसरा जहाज उससे 100 गज की दूरी पर लंगर डाले खड़ा है, क्योंकि स्टीमर पर कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। जैसे ही उसने अपनी खोज शुरू की, उसका ध्यान अचानक एक ऐसी आवाज की ओर गया जिसे उसने पहले नहीं सुना था। किनारे से कुछ दूरी पर पानी में चप्पू की चुपके से डुबकी, और उस जगह के ठीक सामने जहां वह खड़ा था, वह मूर्ति की तरह निश्चल खड़ा उस धीमी सी आवाज को सुन रहा था। कुछ ही देर में वह बंद हो गया,
और उसके बाद एक ऐसी सरसराहट की आवाज आई जिसे वानर मानव के प्रशिक्षित कानों ने केवल एक ही कारण से समझा, जहाज की बंदर सीढ़ी के चक्करों पर चमड़े के जूते पहने पैरों की खरोंच। और फिर भी जहां तक वह देख सकता था वहां कोई जहाज नहीं था, और 1000 मील के दायरे में भी कोई जहाज नहीं हो सकता था। जब वह इस तरह खड़ा होकर बादलों से घिरी रात के अंधेरे में झांक रहा था, तभी पानी के उस पार से उसे अचानक गोलियों की तेज आवाज सुनाई दी, जो उसके चेहरे पर एक तमाचा लगने जैसा था। यह इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि पहले गोलियों की तेज आवाज आई और फिर एक महिला की चीख निकली। हालांकि वह घायल था और अपने हाल के भयानक अनुभव की याद अभी भी उसके मन में थी, वानरों के टार्जन ने उस भयभीत चीख की आवाज को शांत रात की हवा में तीखे और चुभने वाले स्वरों के रूप में नहीं देखा। एक छलांग के साथ उसने बीच की झाड़ी को साफ कर दिया, पानी के उसके चारों ओर बंद होने से एक छपाक की आवाज आई, और फिर शक्तिशाली झटकों के साथ वह बिना किसी मार्गदर्शक के एक भ्रामक चीख की याद के साथ और एक भूमध्य रेखीय नदी के भयानक निवासियों के साथ अभेद्य रात में तैर गया। जेन का ध्यान जिस नाव पर गया था वह किनकिड के डेक पर पहरा दे रही थी। उसे एक किनारे पर रोकोफ और दूसरे किनारे पर मुगाम्बी और भीड़ ने देखा था। रूसी की चीखें पहले डगआउट को उसके पास ले आई और फिर एक विचार विमर्श के बाद इसे किनकिड की ओर मोड़ दिया गया, लेकिन इससे पहले कि यह किनारे और स्टीमर के बीच की आधी दूरी तय कर पाती, बाद के डेक से एक राइफल की आवाज आई और डोंगी के आगे के हिस्से में बैठा एक नाविक उखड़कर पानी में गिर गया। इसके बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़े और शीघ्र ही जब जेन की राइफल ने पार्टी के एक अन्य सदस्य को ढूंढ लिया तो डोंगी किनारे पर चली गई, जहां वह दिन के उजाले तक पड़ी रही। विपरीत तट पर मौजूद क्रूर गुर्राते झुंड को वागाम्बी के मुखिया काले योद्धा मुगाम्बी ने उनका पीछा करने के लिए निर्देशित किया था। केवल वही जानता था कि उनके खोए हुए स्वामी का कौन दुश्मन हो सकता है और कौन दोस्त। यदि वे डोंगी या किनकिड तक पहुंच जाते तो वहां जो भी मिलता उसका वे तुरंत सफाया कर देते, लेकिन बीच में काले पानी की खाड़ी ने उन्हें आगे बढ़ने से ऐसे रोक दिया मानो विशाल महासागर ने उन्हें उनके शिकार से अलग कर दिया हो। मुगाम्बी को उन घटनाओं के बारे में कुछ पता था जिसके कारण जंगल द्वीप पर टार्जन उतरा था और गोरों ने उगाम्बी तक उसका पीछा किया था। वह जानता था कि उसका क्रूर स्वामी उसकी पत्नी और बच्चे की तलाश कर रहा था, जिसे दुष्ट गोरे आदमी ने चुरा लिया था, जिसका वे दूर तक पीछा करते रहे थे और अब वापस समुद्र में पहुंच गए हैं। वो ये भी मानता था कि इसी आदमी ने उस महान श्वेत दानव को मारा था जिसका वह आदर और प्रेम करता था, जैसा कि उसने अपने लोगों के महानतम सरदारों से कभी नहीं किया था। और इसलिए मुगाम्बी के जंगली सीने में दुष्ट व्यक्ति के पक्ष में जीतने और उस बंदर आदमी की हत्या के लिए उससे बदला लेने का लौह संकल्प जल उठा। लेकिन जब उसने देखा कि डोंगी नदी के नीचे आ रही है और रोकोफ को ले जा रही है, जब उसने देखा कि वो किनकिड की ओर जा रही है, तो उसे एहसास हुआ कि केवल डोंगी रखने से ही वह अपने पशुओं को दुश्मन की मारक दूरी के भीतर ले जाने की उम्मीद कर सकता है। तो हुआ ये कि जेन क्लेटन द्वारा रोकोफ की डोंगी में पहली गोली चलाने से पहले ही टार्जन के जानवर जंगल में गायब हो गए थे। रूसी और उसके दल के, जिसमें पॉल्विच और वे कई लोग शामिल थे जिन्हें उसने कोयला भरने के लिए किनकिड पर छोड़ दिया था, आग के सामने से पीछे हटने के बाद जेन को एहसास हुआ कि यह उनके ध्यान से एक अस्थायी राहत होगी जो उसे मिल गई थी, और दृढ़ विश्वास के साथ उसने रोकोफ के बुरे इरादे के खतरनाक खतरे से मुक्ति के लिए एक साहसिक और अंतिम प्रयास करने का दृढ़ संकल्प किया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने उन दो नाविकों से बातचीत शुरू की जिन्हें उसने जहाज के अगले हिस्से में कैद कर रखा था, और अपनी योजनाओं के लिए उनकी सहमति प्राप्त कर ली और विश्वासघात करने पर मृत्यु दंड की धमकी देकर जहाज के चारों ओर अंधेरा छा जाने पर उन्हें रिहा कर दिया। आज्ञाकारिता के लिए तैयार रिवॉल्वर के साथ उसने उन्हें एक एक करके ऊपर जाने दिया, और जब वे अपने सिर के ऊपर हाथ उठाए खड़े थे तो उन्हें छिपे हुए हथियारों के लिए सावधानीपूर्वक तलाशी ली। एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि वे निहत्थे हैं, तो उसने उन्हें उस केबल को काटने के लिए काम पर लगा दिया जो किनकिड को उसके लंगरगाह से बांधे हुए थी, क्योंकि उसकी साहसिक योजना स्टीमर को बहाव में छोड़ने और उसके साथ खुले समुद्र में तैरने से कम कुछ नहीं थी। वहां तत्वों की दया पर भरोसा करना,
जिसके बारे में उसे पूरा भरोसा था कि निकोलस रोकोव के फिर से उसे पकड़ने पर वो उससे ज्यादा निर्दयी नहीं होगा। ये भी संभावना थी कि किनकेड को किसी गुजरते जहाज द्वारा देखा जा सकता था, और चूंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी भरा हुआ था, लोगों ने उसे इस बात का आश्वासन दिया था, और चूंकि तूफान का मौसम अच्छी तरह से समाप्त हो चुका था, इसलिए उसके पास अपनी योजना की अंततः सफलता की आशा करने का हर कारण था। रात घने बादलों से घिरी हुई थी, घने बादल जंगल और पानी के ऊपर छाए हुए थे। केवल पश्चिम की ओर, जहां नदी के मुहाने से आगे विशाल महासागर फैला हुआ था, वहां अंधकार कम होने का संकेत था। ये कार्य के लिए एक आदर्श रात्रि थी। उसके दुश्मन जहाज पर होने वाली गतिविधियों को नहीं देख सकते थे और न ही तेज धारा के कारण उसके मार्ग को देख सकते थे, जो उसे समुद्र में बहा ले जा रही थी। दिन के उजाले से पहले ज्वार भाटा किनकेड को बेंगुएला धारा में ले गया होगा, जो अफ्रीका के तट के साथ उत्तर की ओर बहती है, और चूंकि दक्षिणी हवा चल रही थी, इसलिए जेन को उम्मीद थी कि रोकोव को स्टीमर के प्रस्थान के बारे में पता चलने से पहले वह उगाम्बी के मुहाने से बाहर निकल जाएगी। मेहनत कर रहे नाविकों के ऊपर खड़ी युवती ने राहत की सांस ली, क्योंकि केबल का आखिरी धागा टूट गया था और उसे पता चल गया था कि जहाज जंगली उगम्बी के मुंह से बाहर निकलने वाला है। अपने दोनों कैदियों के साथ, जो अभी भी उसकी बंदूक के दबावपूर्ण प्रभाव में थे, उसने उन्हें पुनः जहाज के अगले हिस्से में कैद करने के इरादे से डेक पर आने का आदेश दिया, लेकिन अंततः उसने स्वयं को उनकी वफादारी के वादों और उनके द्वारा दिए गए तर्कों से प्रभावित होने दिया कि वे उसकी सेवा कर सकते हैं, और उन्हें ऊपर रहने दिया। कुछ मिनटों तक किनकेड धारा के साथ तेजी से बहता रहा और फिर एक झटके के साथ बीच धारा में ही रुक गया। जहाज एक निचली पट्टी पर चला गया था, जो समुद्र से लगभग 1/4 मील की दूरी पर चैनल को विभाजित करती है। एक क्षण तक वह वहीं लटकी रही, और फिर, जब तक उसका धनुष किनारे की ओर नहीं चला गया, तब तक वह घूमती रही और एक बार फिर बह गई। ठीक उसी क्षण, जब जेन क्लेटन खुद को बधाई दे रही थी कि जहाज एक बार फिर से स्वतंत्र हो गया है, नदी के उस पार, जहां किनकेड ने लंगर डाला था, उसके कानों में बंदूकों की खड़खड़ाहट और एक महिला की चीख पड़ी, तीखी, तीक्ष्ण, भय से भरी हुई। नाविकों ने गोलियों की आवाजें सुनकर इस विश्वास के साथ सोचा कि यह उनके नियोक्ता के आने की सूचना है, और चूंकि उन्हें ऐसी योजना में कोई रुचि नहीं थी जो उन्हें एक बहते हुए जहाज के डेक पर ले जाएगी, इसलिए उन्होंने युवती पर काबू पाने और रोकोव तथा उनके साथियों को बचाने के लिए जल्दबाजी में एक योजना बनाई। ऐसा लग रहा था कि भाग्य उनके हाथों में खेलेगा, क्योंकि बंदूकों की आवाज़ों से जेन क्लेटन का ध्यान अपने अनिच्छुक सहायकों से हट गया था, और उन पर एक नज़र रखने के बजाय, जैसा कि उसने करने का इरादा किया था, वह अंधेरे में नदी की छाती पर अशांति के स्रोत की ओर देखने के लिए किनकेड के धनुष की ओर भागी। ये देखकर कि वह सतर्क नहीं थी, दोनों नाविक पीछे से चुपके से उसके पास पहुंचे। देख पर उनमें से एक के जूते की खरोंच से लड़की चौंक गई और उसे अचानक अपने खतरे का एहसास हुआ, लेकिन चेतावनी बहुत देर से आई थी। जैसे ही वह मुड़ी, दोनों व्यक्ति उसके ऊपर कूद पड़े और उसे डेक पर ले गए, और जैसे ही वह उनके नीचे गई, उसने देखा कि समुद्र के कम अंधेरे में एक अन्य व्यक्ति की आकृति किनकेड के किनारे पर चढ़ रही है। तमाम कष्टों के बाद भी उसकी स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण लड़ाई विफल हो गई थी। दबी हुई सिसकियों के साथ उसने असमान लड़ाई छोड़ दी।